नमस्कार साथियों, आज फिर एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। O2N सरकारी नौकरी जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम आप तक जो एजुकेशन एनर्जी है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की या जो पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज चल रही है उसमें अंतिम भी क्या है कि वो सिलेबस तो ऑलरेडी 3 वीडियोस में हो गया है, उससे ज़्यादा की आवश्यकता है भी नहीं। अगर ज़्यादा आप करते हैं तो 4-5 क्वेश्चन करने के लिए आप ज़्यादा अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं फिर और बहुत सा पोर्शन है, सिलेबस है कि जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। जीडी से लेकर कांस्टेबल तक के एग्जाम में उससे ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये है कि जो आर्टिकल्स रह गए हैं उनको आप रट सकते हैं, रटना ही एक मात्र सॉल्यूशन है। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हम बता रहे थे बार बार, मैं इस बात पे ध्यान करा रहा था आपका, कि किस भाग में कौन सा विषय है और आर्टिकल कहां से कहां तक है। ये आपको पूरे 22 भाग पता होना चाहिए, तब ये आप आर्टिकल ठीक करने की संभावनाओं में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे शब्द रह गए थे, शब्दावली है, वो जनरल शब्दावली है। चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की, सीजीएल की, आप आरओ या यूपीएससी, पीसीएस, ये जनरल ऐसे शब्द हैं कि आपको आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों को कई बार जो आर्ट का स्टूडेंट होता है, जो पॉलिटिकल साइंस जिसके पास होती है, वो तो समझ लेता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो बच्चा कॉमर्स का है, बीएससी का है, बीटेक का है, उसको इन शब्दों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इन शब्दों को आज समझते हैं, कौन कौन से हमारे शब्द हैं और उनमें क्या हमारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमने पहले ही आज का जो टॉपिक बनाया है वो ये है कि महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है, अब पहला शब्द तो ऑलरेडी प्रस्तावना है ही, हमने इस पर एक वीडियो बना दिया है, एक जो लेक्चर 1 था वो इसी के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें प्रस्तावना को हमने ये कहा था कि ये भारतीय संविधान का दर्शन है या मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोत्तम शक्तिशाली क्या है? भारतीय संविधान है, और उसमें भी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का दर्शन है, वो बताती है कि सर्वोत्तम है क्यों, पूरे देश का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये शब्द आएगा जब आप प्रस्तावना की पहली लाइन पढ़ते हैं कक्षा 8 की किताबों में, जो एनसीईआरटी है उनके पीछे या आगे की तरफ ये प्रस्तावना दी होती है, तो उसमें हम भारत के लोग, एक शब्द यहां से शुरू होती है प्रस्तावना। अब आप ये लगा लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला भाग कहां से शुरू हो रहा है? हम भारत के लोग, मतलब पूरे भारत के जो देश के लोग हैं उनको वो सम्मिलित कर रहा है। वो कह रहा है कि हम बना रहे हैं किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। और कॉन्स्टिट्यूशन किसको बना रहा है? भारत को बना रहा है। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि संविधान का या पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था का जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? ठीक है, या भारतीय संविधान में जो प्रस्ताव, वो सॉरी आपकी सॉवरेनिटी दी है, या आप कह सकते हैं उसे हिंदी में संप्रभुता कह सकते हैं, तो संप्रभुता का स्रोत क्या है? तो वो क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और बहुत सारे शब्द थे वो एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, वो पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं, वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद संघ और राज्य, एक वीडियो में मैंने ये बता दिया है, ये स्पष्ट किया है कि भारत राष्ट्र है या राज्य है। क्या है? भारत राष्ट्र है या राज्य है। वो पीछे की वीडियो में आप देख लेंगे, तो उसमें स्पष्ट कर दिया है कि भारत है क्या, पॉलिटिकल साइंस की टर्म में। लेकिन अब आप कहोगे सर आप तो भारत को राज्य कह रहे हो, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो राज्य उत्तर प्रदेश को कहते हैं। बेटा, यहां कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य है वो रिप्रेजेंट करता है प्रांत को, या जो हमारे स्टेट हैं या यूटीज हैं उनको, और जो संघ व्यवस्था है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? इंडिया को, भारत को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये शब्दावली आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जनरल भी आप कर रहे हैं, जनरल नॉलेज के लिए आपको देखना है,
तो आप ऐसे शब्दों को याद रखेंगे, ठीक है। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये। हालांकि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में ना भी पूछे जाएं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हर किसी को ये पता होना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं और न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही शब्द न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। किससे? हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है उससे जुड़े हुए हैं बेटा, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है रिव्यू, थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं, इंग्लिश में इन शब्दों को देख सकते हैं। और यहां सक्रिय का मीनिंग होता है एक्टिव, ठीक है। तो इसको आप न्यायिक समीक्षा को ऐसे समझ सकते हैं, समीक्षा मीनिंग जो लॉ बन गए हैं, ठीक है, जो कानून बन चुके हैं उनको न्यायपालिका के द्वारा समीक्षा करना, देखना कि आपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्रिएट किया है या नहीं किया है, या आप जो कार्य कर रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। इन दोनों ही शब्दावली का जो मेन मोटिव है कि जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मैं पहली वीडियो में जब इंट्रोडक्शन करा रहा था आपको, तो मैंने बताया था सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण बताया था कि न्यायपालिका सीसीटीवी है। जैसे हमारे घर में कुछ बड़े बूढ़े होते हैं, वो पूरा दिन उनका जो कार्य है, क्योंकि शरीर की क्षमता ऐसी रहती है, वो मतलब बैठे हुए देखते रहते हैं और उनकी निगाह में सब रहता है, पूरा मोहल्ला और घर अपना। और वो यहां तक बता देते हैं कि अगर घूंघट करके भी कोई जा रहा है तो बता देते हैं कौन आदमी है, किस घर का है, ठीक है। तो ये सीसीटीवी जो हैं, हालांकि मैं किसी भावना को आहत नहीं कर रहा हूं जुडिशरी सिस्टम की, ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बड़े बूढ़े जो होते हैं वो हमेशा निगरानी में रहते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही जुडिशियरी सिस्टम जो है वो हमारे देश के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो संविधान के ज्ञाता हैं, और वो सरकार के कामों पर न्यायिक समीक्षा में ध्यान रखना, सरकार के काम मतलब कार्यपालिका के द्वारा जो लॉ क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है, या मान लो कोई रूल्स बनाए जा रहे हैं या एक्ट बनाए जा रहे हैं, वो एक्ट और रूल संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है, इसको जांचते हैं। दूसरा, सक्रियता किसे कहते हैं? सक्रियता होता है पहले से ही किसी चीज को भांप लेना, या कुछ समय के बाद ऐसा लगना कि ये चीजें गलत हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि न्यायपालिका खुद ही सक्रिय हो जाती है। जैसे दो चीजों में ध्यान रखना, न्यायपालिका दो चीजों में सक्रिय होती है। यदि संवैधानिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है उसमें सक्रिय होगी खुद पे खुद। और दूसरा ध्यान रखना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं या नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स ऑफ सिटीजन, लोगों के यदि मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार यदि ये डिस्टर्ब हो रहे हैं तो न्यायपालिका सक्रिय हो जाएगी, वो अपने आप डिसीजन ले लेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना ही जानना है, इससे ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ये शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लेना है और इनका एक नोट सा बना लेना है कि कौन सा शब्द क्या होता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर खुद से पढ़ने बैठोगे या चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन करोगे, फंसते चले जाओगे। फिर वही बात आती है कि लक्ष्मीकांत पढ़ लें या वो पढ़ लें, पूरा कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको सिंपल वे में ग्रेजुएशन जो लेवल के हमारे जनरल कंपटीशन है उनके लिए कुछ ज्यादा खास इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसके बाद शब्द आ जाता है राष्ट्र शब्द का प्रयोग कहां किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का प्रयोग कहां किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज में, ध्यान रखना। अभी पीछे जो राष्ट्रध्वज के सम्मान के संदर्भ में कई बार केस हुए, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान होने लगा, उससे संबंधित जो ये चीजें कही गई वो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित हैं। अब हालांकि बात यह आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं लेकिन आप इनको फोर्सेबल नहीं कर सकते, लेकिन आप राष्ट्र का अपमान भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कई बार इशू क्रिएट हुआ था पीछे कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का अपमान कुछ लोगों के द्वारा किया गया। वो हमेशा से उनकी मानसिकता ऐसी रही है, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं,
ठीक है, सम्मान हमेशा दिल से होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए जहां हम रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, और ध्यान रखना 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए, 11 की 11। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक दिए हुए हैं आर्टिकल। और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं आजकल, 6, पहले थे 7, और एक जो संपत्ति का अधिकार है उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स उस दिन रह गए थे, हम एक पीडीएफ डालेंगे तो उस पीडीएफ में मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स से होंगे, तो उनको आपको रटना है, सिर्फ रटना भी है और समझना भी है। जो वीडियो के माध्यम से ये चीजें बताई जा रही हैं वो ये भी है कि आप में ये पता लगना चाहिए कि राजनीतिक अवेयरनेस, मतलब अपने देश के विषय में ये पता हो कि हमारा देश चलता कैसे है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कई बार अपने साथी गणों से जब बहस होती है या कोई संवाद होता है, तो जो देश में माहौल क्रिएट किया जाता है उसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि आधे नहीं, मतलब 80% लोगों को यह नहीं पता है कि देश चलता कैसे, तो उनको इशू ही क्रिएट करके दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे आता है बेटा गणपूर्ति। गणपूर्ति कहते हैं एक तरीके से कोरम होता है। ये कोई कोरम ऐसे मान ली जैसे तुम्हारी क्लास चल रही है और क्लास में 50 बच्चे थे, और मैंने ये कहा कि 5 बच्चे यदि क्लास में होंगे, कम से कम 5 बच्चे होंगे तो ही क्लास चलेगी, अन्यथा 4 बच्चे होंगे तो नहीं, मतलब क्लास नहीं चलेगी। तो 5 बच्चे एटलीस्ट आपकी मीटिंग में होने चाहिए, या फिर कोई आप पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, असेंबली चल रही है कोई, ठीक है, या कोई कमेटी की मीटिंग होने वाली है, तो वहां एटलीस्ट 1/10 टोटल मेंबर का 1/10, या कई जगह जहां मेंबर्स बहुत कम हैं जैसे 50-60 ऐसे मेंबर्स हैं हमारे, या कमेटी में 10 लोग हैं, तो उसमें यह कह दिया गया भैया कि 5 लोग कम से कम चाहिए हमें, यही कोरम है। ठीक है, अब मान लो 10 लोगों की मीटिंग है और उसमें से आप 1/10 कर दीजिए, कितना रह जाएगा, एक व्यक्ति की मीटिंग थोड़ी होती है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या किया गया है कि यहां पर क्या कर दिया गया है कि आपको एक नंबर से डिसाइड कर दिया गया है कि ये कोरम होना चाहिए। तो जनरली यदि आपसे कोई ये पूछता है कि गणपूर्ति किसे कहते हैं, तो कह देना कि मिनिमम संख्या होती है ये किस चीज की, किसी मीटिंग की या किसी संसद या विधानसभा के सत्र में उपस्थित होने वाले मेंबर्स की। ठीक है, विशेषाधिकार। अब ये शब्द आप कहोगे कि ये सर कहां से आ गया, दरअसल में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल हैं, ठीक है, इनके लिए कुछ विशेषाधिकार, या मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, और वो आर्टिकल 105 में है। हालांकि ये आर्टिकल जो है ब्रिटेन से प्रेरित है, उसे बाद में समझेंगे, कोई आपको ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आप अगर ये आपसे पूछने लगे कि भारतीय संविधान में विशेषाधिकार किससे संबंधित हैं, तो बताना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज जो होते हैं, एमएलएस जो होते हैं, इनसे संबंधित है। और इसका आर्टिकल कौन सा बेटा, 105 आर्टिकल है, ज्यादा नहीं रटना है। विशेषाधिकार मतलब आपने कई बार ये सुना होगा कि हमारे देश के नेताओं पर बहुत संगीन आरोप लगे हुए हैं, कुछ पर बलात्कार के केसेस हैं, कुछ पर हत्या के, कुछ पर हत्या प्रयास के, किडनैपिंग के, बड़े बड़े लोग लुटेरे बैठे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि चुनाव जीत जाते हैं बेल वगैरह पर आकर, तो उन्हें कुछ इम्यून प्राप्त हो जाता है, मतलब उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं कि जिससे उन्हें कुछ रियायत मिल सके, वो आजादी से जी सकें। क्योंकि सेशन चलते हुए आप किसी भी मेंबर को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, या उस पर कितने ही मतलब संगीन आरोप हैं आप उसे आग्रह कर सकते हैं। और उसका बड़ा रीजन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों ने चुन के भेजा भाई, तो उसको तो गिरफ्तार राज्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि सोर्स कौन है, पीपल्स हैं। तो ध्यान रखना इस बात को। जैसे एक पंजाब में एक खालिस्तानी नेता थे, अभी हैं वो, मतलब जेल में हैं, तो जेल से ही चुनाव जीत गए हैं वो, तो उनके विषय में कई बार ये बात उठी है कि भाई वो लेजिस्लेचर मेंबर, वो सॉरी पार्लियामेंट मेंबर हैं, तो उन्हें इतनी
उनको बेल पे आने की या उनको थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए कि जिससे वो बाहर आके सेशन अटेंड कर सके। एनएसए लगा हुआ है, लेकिन उन पर क्या लगा हुआ है? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है। इस कारण से उनकी मुश्किलें ज्यादा हैं। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में जिन पे सीआरपीसी की जो धाराएं लगी हुई हैं या हत्या, बलात्कार और ये सब चीजें लगी हुई हैं, वो आराम से घूम रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का विभत्स स्वरूप है। मतलब चुनौती यही है। अंग्रेजों ने जब हमें डेमोक्रेसी दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि डेमोक्रेसी पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, कि भारत में उस समय लगभग 80% लोग निरक्षर थे, 20% हमारी साक्षरता रही होगी सही मायनों में। वो कागज पे कितनी थी उसे आप देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विशेषाधिकारों से आगे। अब ध्यान रहेगा, विशेषाधिकारों का जो उल्लेख है वो किससे संबंधित है? एमपी एमएलए से संबंधित है। नेक्स्ट, महाभियोग, इंपीचमेंट, मतलब जो संवैधानिक पद पर लोग हैं उनको हटाने की प्रक्रिया। बस यहीं तक ध्यान रखना। और ये राष्ट्रपति के संदर्भ में कई बार बात कही जाती है, तो राष्ट्रपति को जब हटाएंगे, इस आर्टिकल को ध्यान रखना बेटा। कितना? आर्टिकल 61, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग। ठीक है, बाकी जो अधिकांश, मैं कह रहा हूं अधिकांश, सबकी नहीं है, अधिकांश से जो भी संवैधानिक पद पर हैं उनको महाभियोग के जरिए, मतलब एज ए पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया जाएगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके जरिए से सारी प्रक्रियाएं होंगी। वो आगे का मैटर है, लेकिन आप लोगों के बिहाफ के लिए सिर्फ यही ध्यान रखना है, किसी को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, आगे पदेन, एक्सपो बोलते हैं शायद इसे इंग्लिश में। पदेन होता है, ये ध्यान रखना है। हमें भी बहुत दिन के बाद पता लगा पदेन शब्द किसे कहते हैं। पदेन मतलब होता है किसी दूसरे शब्द के साथ लगा हुआ शब्द। मान लो आज मैं गांव का प्रधान बन गया, और गांव का प्रधान बनने के साथ साथ ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी बन गया। प्रधान बनने के साथ साथ मैं क्या बन गया? पंचायत प्रेसिडेंट भी बन गया। तो ये शब्द अधिकांश रूप में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं, इनके संदर्भ में लिया जाता है कि जो हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, वो जैसे ही डिप्टी प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त होंगे, उन्हें राज्यसभा का सभापति बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? राज्यसभा का सभापति। हालांकि ये कई बार बात की गई हमारे देश में, आगे बात करेंगे कि ये पद हमने क्यों चलाया हुआ है, क्यों हम चुनाव करा रहे हैं। वो संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में क्या क्या होना चाहिए। वो हमारे जो पूर्व लीडर्स थे, राजनीतिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने जो लिख दिया वो कहीं हद तक अभी ठीक है। ठीक है, अफवाहों पर ध्यान न दें। कई बार बहुत सारे लोग ज्ञान बांटते रहते हैं अपना व्हाट्सएप पे कि ये पद क्यों है, राष्ट्रपति क्यों रखा हुआ है, क्यों खर्चा हो रहा है। वो सब एक अपनी प्रक्रिया है। ठीक है, महान्यायवादी, अभी हम बात कर रहे थे राज्य की, तो राज्य जो संघ है, कौन है? संघ मतलब भारत है। तो भारत का किसी से विवाद तो होगा ना विवाद। तो विवाद होगा तो उसके लिए कोर्ट भी जाएगा, व्यक्ति कोर्ट जाएगा तो सरकार की तरफ से कोई बहस भी करेगा। तो सरकार का अटॉर्नी जनरल होते हैं ये महान्यायवादी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं भारत सरकार का वकील। भारत सरकार का वकील। ठीक है, आर्टिकल 76 यही है, एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग। ठीक है, महाअधिवक्ता, कौन? महाअधिवक्ता। जैसे यहां ये भारत का वकील है, तो ये राज्यों में होता है बेटा, जो हमारे प्रांत हैं, क्या है? प्रांतों का वकील कह सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रांतों में या राज्य में सरकारी वकील का नाम क्या होता है, या कह सकते हैं कि जो प्रांत सरकार होती है उसके लीगल व्यक्ति का या लीगल एडवाइजर का, सलाहकार का नाम क्या है? तो वो क्या है बेटा? महाधिवक्ता। ये राज्यों की तरफ से उनका पक्ष पेश करता है। ठीक है, अब दो प्रणाली यहां दी हुई है, ध्यान रखना। बहुत सिंपल साधारण शब्दों में बता रहा हूं बेटा, इसको शेयर भी कर देना। जो अपने आसपास के
तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको भी इसे शेयर कर सकते हैं। और ये मेरा नैतिक आपसे अनुग्रह बनता है कि आपसे मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूं कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दें, शेयर करें, क्योंकि हर कोई कर रहा है तो हम भी कह रहे हैं, ठीक है। और वो चीजें बाद में होती रहेंगी, और भी बातें हैं कहने वाली, ठीक है। पॉइंट पे आ जाते हैं। एकल संक्रमण मत प्रणाली, इसको ध्यान रखना है। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव पद्धति से होता है, किसका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली से होता है, उसे कहते हैं एकल संक्रमण मत प्रणाली। संक्रमण ऐसा मत समझ लेना कि है कोरोना हो गया, ये संक्रमण उससे है कि ट्रांजैक्शन, वोट क्या है, ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इसमें ये ख्याल रखा जाता है, सिंपल से वे में जान लेंगे। एक व्यक्ति को यहां सभी को वोट देने का अधिकार होता है, ध्यान रखना। एकल संक्रमण मत प्रणाली में एक व्यक्ति सभी को मत दे सकता है, सभी लोगों को मत देता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मान लो ए बी सी डी 4 लोग प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने क्या करा, पहले नंबर पे इसको वोट दिया, दूसरे पे इसको दिया, तीसरे पे इसको और चौथे नंबर पे इसको। अब कहोगे सर ये तो अजीब ही तरीका है। अजीब नहीं है। अगर मान लो ये हार रहा है तो इसका वोट इसको ट्रांसफर हो जाएगा, पहले नंबर पे ये आ जाएगा, फिर ये ध्यान रखना है, हमें 50% वोट परसेंटेज निकालना ही होगा लास्ट में आके, ठीक है। ये एकल संक्रमण मत प्रणाली कहलाती है, जिससे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और डिप्टी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस चीज को रटना है कि हमारे जो द्रौपदी मुर्मू उनका चुनाव कैसे हुआ था, उसमें ये है। और उसका थोड़ा सा उदाहरण मैंने यहां दे दिया है। इसको समझने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं। एक व्यक्ति, 4 लोग यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो चारों लोगों को वोट देगा, लेकिन उस पर अपनी वरीयता बता देगा, भाई पहले नंबर पे मैं इसे वोट दे रहा हूं, दूसरे पे से, तीसरे पे से, चौथे पे से। कोई नाराज नहीं होगा, सबको वोट दे दिया, ठीक है। आगे बहुलवाद, भैया भीड़ का शासन है। अब इसके लिए अनुसार ये क्या है, हमारे यहां दूसरा सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। जो पहले आएगा या जो भीड़ में पहले आएगा या भीड़ में पहले सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, वो ही विनर माना जाएगा, चाहे वो 10% वोट क्यों नहीं लेके आए। ध्यान रखना, पहले आओ पहले पाओ। यहां पर चुनाव होता है किसका बेटा, एमपी का और एमएलए का। किसका बेटा, एमपी एमएलए। हमारी जो पंचायत हैं उनके भी, जैसे नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, पंचायतों के चुनाव होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं, बच्चे फिर शिकायत करते हैं, सर जूम करके आपकी वीडियो रनिंग में डॉक्टर वाली लैंग्वेज लिखते हैं आप। पंचायत, ठीक है। ये जो चुनाव है इसमें एमएलए, एमपी और पंचायत, ये सब लोग आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसमें हमारे तुम्हारे पिताजी या हम वोट देते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं बहुल्य प्रक्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं, बहुल्य प्रक्रिया कहते हैं। बहुल्यवाद को छोड़ दो, कभी डिस्टर्ब हो जाए, कुछ लोग कहने लगे बहुल्यवाद कहां पढ़ाने लगे, ठीक है। तो पहले आओ पहले पाओ या पहले आने वाले को पद, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अंग्रेजी में भी ऐसे इसको रट लेना है, ठीक है। तो अब इसमें चाहे एक कंस्टिट्यूएंसी पर, एक प्रतिनिधि क्षेत्र में 10 लोग खड़े हैं, 20 लोग खड़े हैं, 50 लोग खड़े हैं, लेकिन जो व्यक्ति जितने वोट गिरे उनमें सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा वही चुनाव जीत जाएगा। वो चाहे 10% लेकर आए, 15% लेकर आए या 5% लेकर आए। इसको महात्मा गांधी ने डिनाई किया था कि ये बेकार की व्यवस्था है, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति 39% वोट लाया और वो चुनाव जीत गया, ठीक है, तो कितने परसेंट लोग बेरंग रह गए बेचारे, कितने
आप 61% पक्ष में है ही नहीं कि तुम्हारी सरकार बने, लेकिन वो 40% लाके जीत गया। ठीक है, तो बहुलवाद जो है वो इसलिए थोड़ा सा डिनाई कर रहे थे कि भैया इसमें सबकी सहमति नहीं मिलेगी, और वोट डालना मैंने कहा था। चलो आगे इसको बता देंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था मीनिंग जहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट, क्या बेटा, हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों अलग अलग शक्तियों के स्वरूप में चुने जाएं, वहां संसदीय व्यवस्था होती है। सिंपल वे में यही याद रखना है, और ये ब्रिटेन से निकला है और भारत में भी इस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, इसके बाद होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली, जहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट, ध्यान रखना बस यही सिंपल बात है, हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों एक ही हो, वो व्यवस्था कहलाती है प्रेसिडेंटल सिस्टम। ज्यादा इसमें लेक्चरार बनने की जरूरत नहीं है कि आप अध्यक्षात्मक प्रणाली को पढ़ें, नहीं, सिंपल वे में ध्यान रखना। और ये व्यवस्था कहां से निकली है बेटा, यूएसए से, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप जी का चुनाव जीते हैं और वो भारत के पक्ष में खड़े हैं युद्ध में ना। ठीक है, आगे संवैधानिक उपचार, ये बेटा बेसिकली ये जो व्यवस्था है, ये वाले जो सिस्टम लागू होता है, ये है मौलिक अधिकारों के लिए। किसके लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, कि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो किसी का। ठीक है, तो इसके लिए उपचार में कल भी हम बता रहे थे, जब पढ़ा रहे थे, कि इसे बताएंगे बाद में। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, कितना, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, और 226 किससे संबंधित है, हाई कोर्ट से संबंधित है। 226 ही है शायद। ठीक है, चलो देखेंगे, चेक कर लेना एक बार, अगर गलत हो तो कमेंट कर देना एक बार, क्योंकि ऐसा है कि शुरू में अभी हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं तो कई बार निकल जाता है लफाजी में ऐसे ही। तो बेटा कुछ अगर गलत रेफरेंस चला जाता है तो उसे कमेंट कर दें, हम उसे दोबारा से ठीक करके आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और गलती मानव का स्वभाव है, गलती नहीं करेंगे तो कहाँ मतलब डेवलपमेंट होगी कैसे। ठीक है, आपको भी मौका मिलेगा टीचर की टांग खींचने का। तो आगे लिखेंगे यहां, इसकी 5 रेटें बेटा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ध्यान रखना, ये मैं कई बार बता चुका हूं क्लास में भी बच्चों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे में उसे अपने नजदीकी किसी मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर पुलिस को किसी को ठीक से ठीक करना हो तो पुलिस फ्राइडे में पकड़ती है, शनिवार की छुट्टी रहती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही करती होंगी, तो ऐसा होता है। रेड जो पड़ती हैं वो लगभग कब पड़ती हैं, फ्राइडे को, और फ्राइडे में शनिवार की छुट्टी है, फिर संडे आ जाता है, फिर मंडे में 2 दिन मिलते हैं उनको ठीक से मतलब ठीक करने में लोगों को। शरीर की उपस्थिति कहां, मजिस्ट्रेट के सामने। आगे है परम आदेश, सर्वोच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए अधिकारी को या सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहे हो, सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर रहे हो व्यक्ति को आदेश दे सकती है। ठीक है, लोक हित में कार्य करने के लिए। ठीक है, आगे है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इसे ऐसे समझेंगे, ये दोनों ही शब्द न्यायपालिका से संबंधित हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि किसी छोटी न्यायपालिका ने ऐसे किसी आदेश को अभी नहीं दिया है जिससे मौलिक अधिकार डिस्टर्ब हो सकते हैं, या कुछ और ऐसी स्थिति आ सकती है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो बड़ी जो न्यायपालिका वो रोक सकती है इसमें। ठीक है, आदेश देने से पहले। यदि आदेश दे दिया है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर, सुप्रीम कोर्ट या जो उच्च न्यायालय है, जो हमारी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उसे ठीक करती है या उस पर रिव्यू करती है। ठीक है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, मान लो दिल टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है आपका ना, और अब पुल पर खड़े हैं मरने के लिए, मरने मतलब आत्महत्या करनी है, ये ख्याल आ गया है तो, लेकिन पुल की ऊंचाई और गहराई ऐसी है कि आपको कुछ होगा नहीं, ध्यान रखना। और दिल कोई चने की बोरी नहीं है जो टूट गया बिखर जाएगा, फिर नहीं, फिर वो
कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, प्रकृति का नियम है। तो कितने आए और कितने गए, ठीक है। तो उसमें हीरे रांझे भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें ध्यान रखेंगे प्रतिषेध, मतलब आप पुल पर खड़े हैं, आपके दोस्त आपके माँ बाप कह रहे हैं आजा भाई दूसरी शादी करा देंगे, दूसरा आपका सहपाठी ला देंगे, कोई बात नहीं, जो चला गया चला गया, आ जाओ। दूसरे में क्या है कि वो कूद गए हैं, आदेश दे दिया है। अब उसके बाद जो डिफेंस सिस्टम काम करता है, जो कार्यवाही होती है, उसे हम क्या कह रहे हैं, उत्प्रेषण। ये सरल भाषा में था, किसी को आहत करने का नहीं है मेरा कोई उद्देश्य कि आत्महत्या की बात कर रहे हैं, ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट है अधिकार पर्चा। क्या है, अधिकार पर्चा। किसी भी मुद्दे पर, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर या कोई ऐसा अधिकारी है जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, ठीक है, और उससे न्यायपालिका ये पूछ सकती है कि आप किसके आदेश से बैठे हैं और आप क्यों बैठे हैं और आपकी आहारता क्या है, किसी सार्वजनिक पद पर, ठीक है। अधिकार पर्चा, इसे क्या बोलते हैं, अधिकार पर्चा या क्यू वारंटो। ये 5 हमारी रिट हैं, सिंपल सी रिट हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और जो मैं लैंग्वेज सिंपल वे में बता रहा था उससे थोड़ा ध्यान मतलब कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं आप इन्हें। इससे ज्यादा सिंपल और बेटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद है बजट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान में बजट किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो कह देना कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में हुआ ही नहीं है, उसकी जगह जो यूज होता है वित्त वितरण, वार्षिक वित्त वितरण विवरण का एक शब्द आता है। क्या आता है, वित्त वार्षिक वित्त विवरण, ये शब्द यूज किया गया है, बजट शब्द यूज नहीं किया गया। कैग भी ध्यान रखना, कैग 148 के अंतर्गत आता है। अब आपने नाम तो कैग कई बार सुना होगा, लेकिन इसका काम क्या है वो चीजें ध्यान रखना है। जितना भी सरकारी खर्चा हो रहा है, जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितने भी पहल चल रही हैं, जितने भी योजना चल रही हैं, उन सब का लेखा जोखा इनके पास होता है। मैंने पहले भी एक आर्टिकल में, एक वीडियो में बताया है कि कैग ने 2010 के आसपास छोटा सा इशारा कर दिया था 10-12 के बीच में कि हो सकता है कॉमनवेल्थ गेमों में घोटाला हुआ हो, या उन्होंने कहा था कि जो कोलगेट घोटाला है, कोयला आवंटन घोटाला हो सकता हुआ हो, तो इस पर सरकार गिर गई थी। ध्यान रखना इनकी बैलेंस शीट के कारण, क्योंकि बाद में इन्होंने अपने स्टेटमेंट बदले थे, ठीक है। इसके बाद इनका जो नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षा या कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, दिल्ली में इनका ऑफिस है। अनुच्छेद 12 और 36। दरअसल में अभी हुआ क्या, पिछली वीडियो में कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, मुझे गर्मी ज्यादा थी, थोड़ा बौखला गए, तो वहां मैंने राज्य की परिभाषा देते हुए, राज्य की परिभाषा दरअसल में आर्टिकल 13 में मतलब लिख दी, हालांकि 13 में न्यायिक पूर्णावलोकन है, ठीक है, 13 में न्यायिक पूर्णावलोकन दिया हुआ है, जबकि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य मीन्स भारत, राज्य मीन्स प्रांत। यहां पर ध्यान रखना है कि टोटल मिलाकर इंडिया हो रहा है। इंडिया का कल हमने मैप बनाया था, जो ये पूरा जो कंपोनेंट है, सॉरी आप देखेंगे ये वाला जो मैप है, अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, कुछ ऐसे होता है मैप, आजकल मैप बहुत बना रहे हैं लोग, पत्रकार बहुत बना रहे हैं हमारे ऐसे, ठीक है, ये बना दिया मैप। तो ये जो कंपोनेंट है हमारे, पूरा जो कंपोनेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये स्टेट है, राज्य है। तो इसके लिए हमने एक बात कही है, इसको 2 बार जिक्र आया है राज्य की परिभाषा का, एक आर्टिकल 12 और 36 में। तो कह रहे हैं कि जो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है और जो यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है, ये होगी भारत, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर असेंबलियां होंगी भारत, पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, डीयू मतलब हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, बीसीसीआई जैसे संस्थान हैं,
ठीक है। यूजीसी, एसबीआई बैंक और जैसे कह सकते हैं आप दिल्ली वाटर सप्लाई बोर्ड जो है उसको भी हम स्टेट में काउंट करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कैलाश मूर्ति वर्सेस संघ, ये केस आते हैं कई बार ना कि आप राज्य से लड़ रहे हैं। अब राज्य क्या होगा इसको भी तो डिफाइन करना ना हमें, ठीक है। ये हमारे आज की वीडियो थी और यहीं पर समाप्ति की ओर हैं। लगभग जितनी भी ऐसी चीजें थी कि जो समझाने की मीनिंग की थी या जो पॉलिटिकल साइंस में आपको पता होने चाहिए वो सारी चीजें हमने करा दी हैं। इसी सीरीज में अब आगे जो भी हम क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके आएंगे उन क्वेश्चनों को करेंगे सीधे सीधे, क्योंकि थ्योरी का पोर्शन या क्लास समझने का पोर्शन वो इंडियन पॉलिटी का खत्म हो गया। 4-5 क्वेश्चन के लिए जो भी आएंगे हमारे, या एक फॉर्मेट को समझने के लिए इससे ज्यादा मैटर की आवश्यकता नहीं है। 1-1 घंटे की या 2-2 घंटे की वीडियो आप 10-10 वीडियो देख लें एक उस पर, नहीं, उसका कोई बेनिफिट मुझे लगता है कि नहीं है। अगर आप पीसीएस या यूपीएससी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप जरूर इंडियन पॉलिटिक्स को और ज्यादा डीप में पढ़िए, जिसके लिए हम आने वाले भविष्य में प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं कि जो सीएससी एग्जाम में इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनके लिए और अच्छे से हम इस कोर्सेज को आगे रन करें। थैंक यू, धन्यवाद। और अंतिम में वही आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स भी करें, क्योंकि उससे क्या कि हमें पता तो लगे कि बच्चा क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, ठीक है। जो मैटर होगा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप पर मतलब शेयर कर दिया जाएगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी फॉलो करें। समय समय पर सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। धीरे धीरे इन सब चीजों को कंटिन्यू करते रहें। और मैं लास्ट एक बात बता दूं बेटा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, 2 मिनट का समय लूंगा सिर्फ, तो ध्यान रखना डेट, डे और नोटबुक और कुछ बुक्स के नाम, एक दिन किताबों के नाम हम बताएंगे, वो 4-5 किताबें आपको रखनी है अपने पास। ये प्रॉपर चीजें यदि आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप तैयारी में हैं। और इस बुक में एक किताब मैं बता देता हूं, करंट अफेयर की किताब। कोई भी करंट अफेयर की किताब किसी भी पब्लिकेशन की, किसी के द्वारा भी लिखी गई है, 20 से 25 रुपए की आती है हर मंथ, वो आप लें तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ, मैं अपने ही शब्द से कट जाऊंगा फिर। 99% फेलियर भी है, ध्यान रखना बेटा, आगाह भी कर रहा हूं मैं बार बार। अगर आप कंटिन्यूअस ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं, आपको डेट नहीं पता है, दिन नहीं पता है, नोटबुक नहीं है आपकी, किताबें नहीं है, आप रैंडमली ऐसी पढ़े जा रहे हैं, तो आप तैयारी में नहीं है, ध्यान रखना। कितने आए कितने चले गए भैया, तो प्लीज मेरा सभी से अनुग्रह है। और दूसरा, किसी व्यक्ति को अगर आप प्रॉपर सुन रहे हैं तो उसे प्रॉपर सुनिए, बार बार सुनिए, तभी उसकी बातें समझ आएंगी। अगर ऐसी किसी के पास घुट्टी नहीं है कि एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको दे दे, या आपने 15 मिनट में ही आपने सुना और आपके दिमाग में घुस गया और लाइफ टाइम चला, नहीं, बार बार रिवाइज भी करिए, डाउनलोड करके रख लीजिए वीडियो को और बार बार उसको रिवाइज करते रहिए, तभी चीजें आपके पास पहुंचेंगी। रिवीजन जिसे कहते हैं। नहीं तो मास्टर डांस कर रहे हैं वीडियोस पे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या सेंस है बोलने का, क्या वो इंडिया डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मनोरंजन मत बनवाइए इसका, पढ़ाई का मनोरंजन बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो मनोरंजन से बचें, अपना रंजन करें, अपना मंथन करें कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। और लास्ट में फिर दोबारा से कि हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।